क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हरित क्रांति का मतलब होता है फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। तो हरित क्रांति किस चीज़ पे फोकस करता है? हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स को यूज़ करना, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, मशीनों का, इन सब के ऊपर जो है हरित क्रांति फोकस करता है कि भाई इन सब चीज़ों का जो है यूज़ किया जाए कैसे भी करके। तो अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, अच्छी खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स एंड नई नई मशीनों का वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, हरित क्रांति से गांव के सभी वर्गों को लाभ मिला है। इससे वास्तविक मजदूरी और रोज़गार में वृद्धि हुई है। डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार हरित क्रांति ने राष्ट्र की कृषि क्षमताओं में विकास का सर्जन किया है, खाद्य समस्याओं को सुलझाया है, धीरे धीरे खाद की आयात निर्भरता समाप्त हो चुकी है और असंख्य किसानों की आय का उच्च स्तर जो है वो प्रदान किया है। यहाँ पे उसने सारी की सारी बात जो है एक ही बारी में लिख दी कि हरित क्रांति ने जो है भाई आखिर किया क्या है। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो फूड क्रॉप्स होते थे ना, वो हम पहले दूसरे देशों से लेते थे, अमेरिका से। पहले हमारे पास इतनी भी प्रोडक्शन नहीं होती थी कि हम उसको, कि हमारे देश के अंदर उसकी जितनी ज़रूरत है वो हम खुद ही प्रोड्यूस कर सके। अमेरिका से लेना पड़ता था पहले हमें। लेकिन जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है, तब से जो है हमने अब आयात करना बंद कर दिया है। आज हमारे पास खदानों के बफर स्टॉक हैं। और जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है, जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को अपनाया गया है, वहाँ के किसानों की आय में जो है इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है। प्रोडक्शन में कई ज़्यादा वृद्धि हमको देखने के लिए मिली है। तो उत्पादन में वृद्धि हुई है, खाद के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 3-4 पॉइंट तो यहीं से पता चल रहे हैं हमको। यही सारे पॉइंट उसने जो है और समाज के सभी वर्गों को जो है इससे लाभ मिला है। वास्तविक मजदूरी और रोज़गार में वृद्धि हुई है। 5 पॉइंट तो यहीं लिखे हुए हैं यहीं। और आगे हम जब पढ़ेंगे तो यही 5-6 पॉइंट फिर से वहीं आ जाएंगे। आय में वृद्धि हुई है, मजदूरी में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न के उसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उत्पादन में वृद्धि हुई है। यही सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी हरित क्रांति के लाभ के अंदर। देखिए सबसे पहले लाभ में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लाभ में लिखा हुआ है कि हरित क्रांति अपनाए जाने से यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि कृषि में जो उत्पादन है वो बढ़ाया जा सकता है। पहले हम ये सोचते थे कि भैया कृषि की उत्पादन नहीं बढ़ सकता, जितना हो रहा है उतना ही। लेकिन जब से हमने 1965 से हमने जब से हरित क्रांति को अपनाया है, तब से ये ट्रस्ट हो गया किसानों को, हाँ भाई प्रोडक्शन जो है वो तो बढ़ सकती है। गेहूं और चावल, इन दो उस पे जो है हरित क्रांति फोकस करता है। बेसिकली गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि यही पॉइंट आ जाएगा वापस। व्यापारिक फसलें, एक होते हैं फूड क्रॉप्स, एक होते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर कपास, पटसन, जिसको हम खाते नहीं हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं और उत्पादन में कुछ वृद्धि भी की गई है। मतलब हरित क्रांति जो है वो फूड क्रॉप्स के साथ साथ नॉन फूड, पहले तो इसको फूड क्रॉप्स पे अप्लाई किया गया और बाद में जो है नॉन फूड क्रॉप्स जो होती हैं उन पे भी इसको अप्लाई करके देखा गया कि उसके भी उत्पादन में क्या वृद्धि होगी या नहीं होगी। कि अगर हम इन सारी फसलों के अंदर अच्छी खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, मशीन वगैरह अगर हम सब यूज़ इन नॉन फूड क्रॉप्स पे भी करते हैं, तो क्या इसके उत्पादन में वृद्धि होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे भी हमको वृद्धि देखने के लिए मिली। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो किसान है ना, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीविकापार्जन। जीविकापार्जन लिख सकते हो या जीवन निर्वाह कृषि भी लिख सकते हो। कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन ना रहकर व्यापारिक बनती जा रही है। इसमें रोजगार के विविध अवसर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि किसान पहले के टाइम पे क्या होता था, किसान पहले के टाइम पे जो है जीवन निर्वाह खेती करता था। जीवन निर्वाह खेती का ये मतलब होता है कि अपना केवल जीवन जीने के लिए खेती। यहाँ पे पहले किसान क्या करता था, जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसको सारी की सारी को खुद ही कंज्यूम कर लेता था, सारी की सारी। तो
खुद ही कंज्यूम करने अपना उगाया और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सारा का सारा खुद ही यूज़ कर लिया। अपनी फसल को बाहर बेचने का उसका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऐसा इंटेंशन जो है वो नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है, अब क्या होता है, अब जितना भी वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद सेल्फ कंज्यूम भी कर लेता है, फिर भी माल बचता है। मतलब मान लो अगर 10 टन की प्रोडक्शन हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो उसको अपने परिवार के लिए 8 ही टन चाहिए, तो 2 टन का क्या करेगा? तो जो 2 टन फालतू बचा हुआ है वो तो बेचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसको जितना कंज्यूम करना था कर लिया। और ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ऐसा केवल हरित क्रांति की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से उत्पादन में भरपूर मात्रा में वृद्धि देखने के लिए मिली है। पहले किसानों के पास एक्सेस बचता ही नहीं था कि वो माल को बेच सके बाहर, लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई, सेल्फ कंज्यूम जितना करना है उतना करने के बाद भी उसके पास बच रहा है तो वो बेच रहा है। और फिर उसकी थिंकिंग पहले जीवन निर्वाह वाली थी, तो अब उसकी थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो रही है कि ये तो बढ़िया चीज़ है यार, अपना सेल्फ कंज्यूम भी करो, प्रोडक्शन ज़्यादा करो, माल बाहर भी बेचो, लाभ भी कमाओ। तो ये सब हरित क्रांति की वजह से पॉसिबल हो पाया है। रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। यही सब पॉइंट जो हमने पीछे पढ़े थे, यही सब पॉइंट जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्पादन बढ़ा है, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जीवन निर्वाह से अब वो व्यापारिक कमर्शलाइजेशन करता जा रहा है, रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, और नॉन फूड क्रॉप्स जो होती हैं उनके उत्पादन में भी हमको वृद्धि देखने के लिए मिली है। ये तो इसके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या क्या है इसके? अब आ जाइए नुकसान पे। हरित क्रांति की कमियां या दोष। सबसे पहले है खदानों तक सीमित। क्या लिखा हुआ है? भारत में हरित क्रांति का कार्यक्रम मोस्टली जो फेमस है वो है गेहूं और चावल, इन्हीं 2 लिमिटेड क्रॉप्स तक ही सीमित है। अन्य फसल जैसे नगद फसलों पर इसका कोई विशेष प्रभाव जो है नहीं पड़ा। जैसे कि लाइक ये वाली फसलें कह सकते हैं, कपास, जूट, पटसन, ये जो चीज़ इस पे भी अप्लाई किया गया, लेकिन इतना अच्छा इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिला जितना फूड क्रॉप्स के अंदर हमको देखने के लिए मिला। दूसरा जो है वो है कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित। ये दोनों पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। हरित क्रांति को बेसिकली जो अप्लाई किया गया है वो अप्लाई किया गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसमें क्यों किया गया इसको यहीं पे अप्लाई? हरित क्रांति कार्यक्रम को केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जहाँ की सिंचाई की व्यापक सुविधा मौजूद है वहाँ पे इसको लागू किया गया। जैसे पंजाब इधर यहाँ पे सिंचाई की मात्रा जो है वो सिंचाई के साधन अवेलेबल थे। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि इधर अप्लाई किया गया तो यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई, ठीक है, यहाँ रोज़गार के अवसर बढ़े, यहीं केवल उत्पादन में वृद्धि हुई। और बाकी स्टेट्स के जो किसान हैं वो वैसे के वैसे ही, उनको कोई हरित क्रांति का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ गई। क्षेत्रीय विषमता का मतलब क्या होता है? यहाँ के जो किसान हैं वो अमीर हो गए और बाकी स्टेट के किसान गरीब हो गए। इसको कहते हैं क्षेत्रीय विषमता। क्योंकि ये प्रदेश पहले ही साधन संपन्न है, ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे हरित क्रांति का जो है विस्तार हुआ ही नहीं। तो ये इसकी जो है अगली दूसरी डिसएडवांटेज है। फिर है अगला तीसरा, निर्धन कृषकों हेतु अनुपयुक्त। इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरित क्रांति किस चीज़ पर फोकस करती है? अच्छे बीज का यूज़ कीजिए, अच्छे उर्वरक का यूज़ कीजिए, कृषि के अंदर जो नए नए यंत्र हैं उसका उपयोग कीजिए, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन्स, इनका यूज़ कीजिए। इसमें इसका जो है भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति इस चीज़ पर फोकस करता है बेसिकली। लेकिन भाई ये तो महंगे होते हैं। जो भारत के अंदर जो मोस्टली किसान हैं वो निर्धन हैं, वो गरीब हैं, तो निर्धन किसान जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाता। इस प्रकार हरित क्रांति केवल धनी किसानों तक ही सीमित रही है। निर्धन किसानों को इसका जो है कोई भी लाभ जो है नहीं मिला है। ये इसकी जो है अगली तीसरी डिसएडवांटेज है। चौथा जो है कह रहा है तकनीकी परिवर्तन पर विशेष जोर। तकनीकी परिवर्तन पर विशेष जोर का ये मतलब है कि हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति कार्यक्रम में तकनीकी परिवर्तनों पर बल दिया जाता है तथा संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा की गई है।
संस्थागत परिवर्तन को बेटा भूमि सुधार भी कहते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसान को ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम वो फेस करता है, लाइक चकबंदी कर देना, मध्यस्थों को उन्मूलन कर देना, ज़मीन का किराया फिक्स कर देना, ज़मीन की सीमा फिक्स कर देना, यह भी बेटा आगे भी आएगा वर्ड भूमि सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हरित क्रांति भूमि सुधार को तो पूरा का पूरा इग्नोर करता है। हरित क्रांति केवल तकनीकी परिवर्तन पर जोर देता है। और कि 3 तरीके के सुधार पढ़े थे, मैंने आपको 3 तरीके के सुधार बताए थे, तकनीकी सुधार, सामान्य सुधार और अन्य सुधार। तो हरित क्रांति केवल फोकस करता है तकनीकी सुधारों के अंदर, कि तकनीकी सुधार कर दो तो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगी, बाकी सभी सुधारों की वो उपेक्षा करता है। तो इसका कारण ये है कि केवल धनवान किसानों को ही यहाँ पे मिला, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो है कह रहा है कृषि आदानों की दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था। कृषि आदानों का मतलब क्या होता है? आदानों का मतलब होता है इनपुट जो कृषि के अंदर यूज़ होते हैं, लाइक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सबको आदान कहते हैं, कृषि के आगत। तो कह रहा है इनका दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था। दोषपूर्ण वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। हरित क्रांति की सफलता के लिए अच्छे किस्मों के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इनका बड़ी मात्रा में जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ से? अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक, ये कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब मिलेंगी कहाँ से? तो कह रहा है भारत में आगतों का उत्पादन इनकी मांग से बहुत ही ज़्यादा कम है और इनकी वितरण व्यवस्था भी बड़ी दोषपूर्ण है। मतलब कि भारत के अंदर जितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है ना, उतनी सप्लाई है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो उसकी भाई सिंपल सी बात है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, महंगे बिकने लगते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। जितना किसानों को चाहिए उतना मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो अब जो लिमिटेड सप्लाई है, और लिमिटेड सप्लाई केवल अमीर किसानों तक ही पहुंच पाती है, गरीब किसानों तक ये सारी चीज़ें, अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ये मिल ही नहीं पाती है। हरित क्रांति के लिए बेसिकली ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही क्षेत्रों के अंदर अप्लाई किया गया है जहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की सुविधाएं हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, नदियाँ हैं और वर्षा तो है ही अपनी। तो लेकिन बाकी के अभी मोस्टली हम देखेंगे हमारे पास सिंचाई के साधनों का अभाव है। हमारे पास भारत में सिंचाई सुविधाओं की जो है वो भारी कमी है। सिंचाई के अभाव में अन्य इनपुटों का प्रयोग पूर्ण रूप से जो है नहीं किया जा सकता। कई सारे इनपुट्स ऐसे हैं जिस पे हरित क्रांति फोकस करता है कि भाई इन इनपुट्स का यूज़ कीजिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी हम इन इनपुट्स का यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सिंचाई के साधन जो है नहीं होंगे। और अन्य कमियों के अंदर क्या है, इनने क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया है। अन्य कमियां मतलब कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसान जो हैं अमीर हो गए हैं और बाकी के किसान, बाकी स्टेट के जो हैं गरीब हो चुके हैं। संस्थागत परिवर्तनों पर ध्यान न देना, जो उसने वहाँ पे मतलब थोड़ा सा जो बताया था उसको अब यहाँ पे इन्हें पॉइंट बना दिए। सीमित फसलों को अपनाया, ये तो वही है लिमिट, ये तो वही वाला है। बेरोजगारी में इससे वृद्धि हुई है। आदानों का जो है समय पर और जो है एक साथ उपलब्ध ना होना। तो ये तीसरा पॉइंट जो है ये तो वही है, बाकी आप जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये भूमि सुधार पे थोड़ा सा यहाँ लिखा था, नया पॉइंट बना दिया। यहाँ पे तकनीकी सुधार भी इनने यही लिखा हुआ था। क्षेत्रीय असमानता इनने यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ तक, तो इसने यहाँ अलग पॉइंट बना दिया। तो हरित क्रांति के क्या क्या फ़ायदे हैं और हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हैं, ये हमने पढ़ा है अभी। अब है कि भाई तो फिर इसको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। सुझाव जब भी बोले, सुझाव बहुत ही ईजी होते हैं। आपको उसकी कमियां पता है ना, उसकी कमियां क्या हैं? लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड क्रॉप्स हैं, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तकनीकी परिवर्तन पर केवल जोर देता है, और जो उसके इनपुट है उसका दोषपूर्ण वितरण है, सिंचाई सुविधा का अभाव है। ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हरित क्रांति जो है अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो जब भी वो आपसे सुझाव पूछे, सुझाव का मतलब क्या है? तो भाई जो प्रॉब्लम है उसी को तो ठीक करना पड़ेगा ना, और क्या करना पड़ेगा? तो सुझाव के अंदर इन्हीं को आप ठीक करके लिखोगे।
कि भाई यहाँ पे क्या है, खदानों तक सीमित, तो भाई हरित क्रांति के अंदर अगर और सक्सेसफुल बनाना था तो नॉन फूड क्रॉप्स पे भी फोकस करना था। लिमिटेड एरिया है तो भाई और एरियाओं पे भी इसको अप्लाई करना चाहिए था। कैसे भी करके गरीब किसान अच्छे खाद उर्वरक खरीद सके, इस तरीके की कोई व्यवस्था कीजिए। तकनीकी परिवर्तन के साथ साथ भूमि सुधारों पर फोकस कीजिए। इसके इनपुट की जो दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था है इसको ठीक कीजिए। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है तो भैया सिंचाई के फिक्स साधन, नदियाँ, कुएँ, ट्यूबवेल, इन सब की व्यवस्था कीजिए। क्षेत्रीय असमानता को दूर कीजिए, बेरोजगारी को कम कीजिए, इनपुट्स समय पे और एक साथ उपलब्ध कराइए। तो ये सुझाव बन जाएंगे। इसने भी वही चीज़ लिखी होगी, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन लिखा वही सब होगा। देखिए अगर हम इसके सुझाव की बात करें, देख लीजिए। पहला है सिंचाई सुविधाओं का विकास, क्योंकि पहली प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अबे तो सिंचाई सुविधाओं का अभाव है तो सिंचाई सुविधाओं का विकास करो। सिंचाई के बिना हरित क्रांति संभव ही नहीं है, क्योंकि ये फोकस करती है, यहाँ पे ऐसे इनपुट्स का यूज़ किया जाता है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत क्या थी कि इसके जो इनपुट है उसकी दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था है। गरीब किसानों तक अच्छे खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छी कीटनाशक दवाइयाँ पहुँच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो अमीर पहले ख़रीद लेता है, गरीबों तक पहुँच ही नहीं पाता। तो भाई हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कृषि इनपुट की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सब के उत्पादन बढ़ाओ ताकि सप्लाई बढ़े। उसने पीछे क्या बोला, उसने पीछे बोला कि भाई डिमांड जितनी ज़्यादा है इन सब चीज़ों की, सप्लाई उतनी है ही नहीं, जिसकी वजह से गरीबों तक पहुँच ही नहीं पाता ये। तो भाई कैसे भी करके सप्लाई बढ़ाओ, और सप्लाई कब बढ़ेगी, जब इनका उत्पादन बढ़ेगा। तो इनके उत्पादन में वृद्धि करो ताकि मार्केट के अंदर जितनी भी डिमांड है इन सब चीज़ों की वो फुलफ़िल हो सके। तो कुछ ऐसा करो तो अपने आप इनपुट व्यवस्था जो है वो ठीक हो जाएगी। छोटे किसानों को पैसा दीजिए, तभी तो वो भाई सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा दीजिए, तभी तो वो, आप कह रहे हो कृषि के अंदर यंत्रीकरण का यूज़ कीजिए, ट्रैक्टर खरीदो, थ्रेशिंग मशीन खरीदो, तो उसके लिए उनको पास पैसा भी तो होना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि निर्धन किसानों के लिए अनुपयुक्त, हरित क्रांति गरीब किसानों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत महंगे होते हैं, और भारत के अंदर जो है सारे किसान निर्धन हैं, तो उनके पास पैसे ही कहाँ इनको खरीदने के लिए। तो पैसे की व्यवस्था कीजिए कैसे भी करके। और फिर लिखा हुआ है सघन कृषि कार्यक्रम। सघन कृषि कार्यक्रम का मतलब हरित क्रांति के अंतर्गत अन्य फसलों को लाने के लिए गहन खोजन कार्यक्रम लागू करना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसकी सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है, सीमित फसलें, खदानों तक सीमित, बस गेहूँ और चावल, बस मोस्टली हरित क्रांति का जो इम्पैक्ट है वो गेहूँ और चावल पे पड़ा। तो भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि गेहूँ और चावल के साथ साथ अन्य फसलों पर भी इसको लागू करना चाहिए और उसके उत्पादन में भी इंक्रीमेंट करनी चाहिए। कृषि साधनों के मूल्य और कृषि मूल्यों में सामंजस्य। पहले कह रहा है कृषि साधनों के मूल्य। कृषि साधन का मतलब जो रिसोर्सेज कृषि के अंदर यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, और कृषि मूल्य का मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके प्राइस। और सामंजस्य का मतलब क्या होता है, सामंजस्य का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के रखना। ये वाला वर्ड हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एग्रीकल्चर प्राइस। और ये देखिए क्या है, कृषि साधन का मतलब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जिसका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो सरकार को कृषि साधनों की लागत व कृषि मूल्यों में संतुलन स्थापित करना चाहिए ताकि किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। मैंने बोला वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कृषि के उत्पादन में यूज़ किए जाते हैं, उसे कृषि के साधन कहते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा आपको साधन महंगे मिलेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको इनपुट महंगा मिलेगा, इनपुट का मतलब खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और जो भी ट्रैक्टर, मशीन वगैरह जो भी साधन है, अगर आपको इनपुट महंगा मिल रहा है, रॉ मटेरियल आपको महंगा मिल रहा है, तो भाई आपका जो आउटपुट है वो भी क्या बिकेगा, महंगा बिकेगा। अगर इनपुट सस्ता मिल रहा है तो आउटपुट भी सस्ता बिकेगा। सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा था कि भाई कृषि मूल्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं,
तो आगतों की कीमत अगर उनको सस्ता मिल रहा है तो भाई आउटपुट भी सस्ता मिलेगा। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, कि इसमें जो है बैलेंस बना रहे, किसानों को इनपुट्स वगैरह कृषि के जितने भी साधन हैं वो सस्ते मिल सके, ताकि मार्केट के अंदर जो आउटपुट है वो भी सस्ता मिल सके। और अन्य सुझावों के अंदर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि भाई इसको तकनीकी सुधारों के साथ साथ भूमि सुधार कार्यक्रमों को भी जो है लागू करना चाहिए, इसके ऊपर भी इसको जो है फोकस करना चाहिए। कृषि यंत्रीकरण से होने वाली बेरोजगारी के निदान, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। आपने अब मेरे से ये नहीं पूछा कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हरित क्रांति बेरोजगारी में वृद्धि करता है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि भाई बेरोजगारी में वृद्धि कैसे कर रहा है। अभी तो आप ऊपर कह रहे थे रोजगार में वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ था रोजगार के अवसर बढ़े हैं इससे, यहाँ ये लिखा हुआ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और नीचे कह रहा है ये कि भाई बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, बेरोजगारी में कैसे वृद्धि हो रही है? एक टाइम पे ये कह रहा है रोजगार में वृद्धि हो रही है और एक टाइम पे ये कह रहा है बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। लाभ में कह रहा है रोजगार बढ़े हैं और डिसएडवांटेज में कह रहा है बेरोजगारी बढ़ी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हरित क्रांति फोकस करता है कि मशीनों का यूज़ कीजिए। तो मशीन, आपको भी पता है कि मशीन जो है 10 बंदों का काम अकेले कर देती है। हरित क्रांति फोकस करता है कृषि यंत्रीकरण का मतलब होता है मशीनों का यूज़ करना कृषि के अंदर, ठीक है। तो मशीन 10 बंदों का काम अकेले कर देती है। तो आप खुद सोचिए, अगर हरित क्रांति फोकस करिए मशीनों का यूज़ करो, तो मशीनों का यूज़ करो तो भाई जो काम 5 बंदे मिलके करते थे वो अब एक ही बंदा कर देगा। मशीन को चलाना है, करना है, एक बंदा देख लेगा मशीन को, तो 4 बंदे क्या हो गए? 4 बंदे तो बेरोजगार हो गए ना उस मशीन को लगाने से। तो इस वजह से हरित क्रांति बेरोजगारी को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो मशीन पे फोकस करता है। वो 2 तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है श्रम प्रधान, एक होती है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान का मतलब होता है लेबर का यूज़ कीजिए, और पूंजी प्रदान का मतलब होता है मशीनों का यूज़ कीजिए। तो हरित क्रांति फोकस करता है पूंजी प्रदान, मशीन पे, जो कि बेरोजगारी उत्पन्न करता है। और रही बात रोजगार कैसे बढ़ाता है, भाई ये ऊपर कह रहा था ना रोजगार बढ़ाता है, तो पहले के टाइम पे तो प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी थी। तो जब से हमने इसको अपनाया है तो प्रोडक्शन में भारी मात्रा में हमको जो है वृद्धि देखने के लिए मिली। तो उस टाइम पे तो रोज़गार के कई सारे अवसर खुले, लोगों अब ज़्यादा हो रही है प्रोडक्शन, तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो काम ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, ज़्यादा बंदे चाहिए देखने के लिए। तो इस वजह से रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। लेकिन अब इसके इफ़ेक्ट जो हैं अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं, अब हमें दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। फिर है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाया जाए, ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। विपणन प्रणाली का मतलब होता है मार्केटिंग सिस्टम। किसान को अपनी फसल उगाने के साथ साथ बेचने तक की दिक्कत है, तो इसको भी ठीक किया जाए। फसल बीमा योजना को व्यापक रूप से लागू किया जाए। फसल का भी बीमा होता है, जैसे कि हमारा बीमा होता है इंसान का, ठीक है। किसान जैसे हमारा बीमा हर चीज़ का बीमा होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ना। तो किसान की ज़िंदगी क्या है? किसान की ज़िंदगी है उसकी फसल, ठीक है। अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन, फसल डूब गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जैसे हमने बोला कीटनाशक दवाइयों का यूज़ कीजिए, ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं उसकी फसल को ख़राब ना कर दें। फसल ख़राब हो गई तो कल्याण हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए फसलों के भी बीमा होते हैं, तो उन बीमा योजनाओं को वाइडर कॉन्सेप्ट पर लागू करना। व्यापारिक फसलों के लिए उन्नत बीजों की व्यवस्था करना। हम खाद को तो फूड क्रॉप्स पे तो अप्लाई कर ही रहे हैं इसको, लेकिन जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स मतलब जिसको बेच के किसान जूट, कपास, पटसन, जिसको बेच के लाभ कमा सकता है, वहाँ पे भी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज़ कीजिए। नवीन कृषि तकनीकों को लघु और सीमांत किसानों हेतु उपयोग बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अमीर तो यूज़ कर लेगा, उस तक तो बिना पूछे भी पहुंच जाएगी, लेकिन कैसे भी करके छोटे और सीमांत किसान, लघु का मतलब छोटे और सीमांत किसान इसका यूज़ कर सके। सीमांत मतलब
कि वही गरीब छोटे कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनको इसकी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इनका यूज़ कर सके। और पौध संरक्षण कार्यक्रम को व्यापक बनाकर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए कि कीड़े मकोड़ों से पौधे वगैरह को जो है कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो ये सारे के सारे सुझाव क्या हैं कि ये जो डिसएडवांटेज थी इसको दूर किया जाए। सारे पॉइंट वही लिखे हैं बेटा, कोई अलग नहीं लिखा हुआ। फूड क्रॉप्स लिमिटेड थी, उसको ठीक करो। क्षेत्रीय असमानता थी, उसको ठीक करो। गरीबों को पैसा दो ताकि वो इन सबको यूज़ कर सके। तकनीक के साथ साथ भूमि सुधारों पर फोकस करो। इनपुट की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करो। सिंचाई सुविधा का विस्तार करो। और बाकी ये जो कमियां थी इसको यहाँ पे इसने लिख दिया है इसके सुझाव में। तो किसी भी क्वेश्चन सुझाव बेटा ज़रूर आते हैं। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है, इसके कारण बताओ, इसकी कमियां बताओ और इसको दूर करने के सुझाव बताओ। तो सुझाव तो ज़रूर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं अगर आपको उसका कारण पता है। तो कारणों का पूरा उल्टा लिखना होता है। हर क्वेश्चन में आप देख लो यही कर रहे हैं ये। तो सुझाव के अंदर जो कारण है उन्हीं को दूर करने के लिए तो वही बताने हैं सुझाव। तो आपको अगर कारण पता है तो सुझाव आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। फिर कह रहा है हरित क्रांति को फलस्वरूप भारत में कृषि उत्पादन में हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में जो है कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से खदानों तक ही सीमित रही है, इसलिए हरित क्रांति को पूर्ण क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हरित क्रांति में तकनीकी परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि कृषि के विकास के लिए भूमि सुधारों की भी आवश्यकता है। यहाँ पे इसने जो है इसका निष्कर्ष लिख दिया कि हाँ भाई उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये केवल फूड क्रॉप्स तक रही है। बाकी भी तो क्रॉप्स होती हैं, अगर उसमें भी वृद्धि होती तो हम इसको पूर्ण क्रांति कहते। लेकिन अभी ये केवल हरित क्रांति है और ये केवल तकनीकी परिवर्तनों पर जोर देती है। लेकिन कृषि का विकास केवल टेक्निकल चेंजेस से नहीं होगा, कृषि का विकास तकनीकी परिवर्तन के साथ साथ भूमि परिवर्तनों से भी होगा, जबकि ये इस पे फोकस ही नहीं करता। तो ये इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, निष्कर्ष कि भाई क्या दिक्कत है। तो बेटा इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं और इसको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, ये अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कृषि अगर आप पढ़ रहे हो और आपको हरित क्रांति के रिगार्डिंग नहीं पढ़ा तो आपने फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। मंजू आवाज़ आ रही है? हाँ सर। समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है सर। अंजलि आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब देखिए अभी जो है मैंने दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि ये जो है डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, लेकिन इतना डेटा जो है याद करने की दिक्कत हो जाती है कि इतना डेटा जो है याद कैसे करोगे। तो इतना डेटा आपको वैसे भी याद नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है हरित क्रांति का क्या अर्थ है और भारतीय कृषि की उत्पादकता और वितरण पर हरित क्रांति के प्रभावों का जो है विवेचन कीजिए कि जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है तब से लेके अब तक प्रोडक्शन में कितनी इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है। और नीचे इसके और में कह रहा है भारत में नई औद्योगिकी के प्रयोग में कृषि उत्पादकता जो है किस हद तक बढ़ गई है। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कौन कौन सी प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप भाई कृषि के अंदर यहाँ पाएगा बेटा, आ नहीं आएगा यहाँ पे, या पाएगा। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी। तो भारत में कृषि के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उसको हरित क्रांति ही कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और जो हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। तो उसमें आप इसकी डिसएडवांटेजेस लिखोगे, जो डिसएडवांटेज हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई लिमिटेड क्रॉप्स हैं ये, ठीक है, पैसा नहीं है किसानों के पास कि उसका यूज़ कर सके। सबसे पहले तो हरित क्रांति का मीनिंग ये आपको पढ़ा रहा है। क्रांति का मतलब होता है किसी भी घटना में तीव्र परिवर्तन होना। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है वृद्धि, परिवर्तन, तेज परिवर्तन। और उसके
प्रभाव का लंबे समय तक महसूस होना, क्योंकि इसके साथ कुछ मौलिक परिवर्तन आते हैं। इस संदर्भ में हरित क्रांति का मतलब है कृषि क्षेत्र में आए तीव्र परिवर्तन से लिया जा सकता है जिसके दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है, सिंपल सी बात है, वैसे तो कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, आप लिखेंगे हरित का मतलब है फसलें, जो मैं बताता हूँ आपको, और क्रांति का मतलब है उसके उत्पादन में वृद्धि। इस प्रकार हरित क्रांति का मतलब है फसल के उत्पादन में वृद्धि। भारत में इसको जो है 1967 से लेके 1967 में इसको जो है अपनाया गया था। तब से उत्पादन में जो है भारी मात्रा में हमको वृद्धि देखने के लिए मिली है। 1967 से लेके 1968 में सरकार ने संस्थागत सुधार, जिसको भूमि सुधार भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार आते हैं। इसके साथ साथ कृषि में तकनीकी परिवर्तन पर बल दिया और एक नई कृषि व्यू रचना का निर्माण किया, जिससे तकनीकी परिवर्तन द्वारा कृषि विकास की मुक्ति को अपनाया गया, युक्ति रणनीति को अपनाया गया। इस रणनीति के द्वारा उन्नत बीज और रासायनिक खाद, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। पहले तो यहाँ हरित क्रांति का मतलब बता रहा है, तो इतना कुछ खास अच्छा नहीं लिखा हुआ है, आप जितना मैंने बताया उतना लिख सकते हैं। लेकिन इसका उत्पादन पे प्रभाव क्या पड़ा, तो अब इसको आपको इसमें थोड़ा डेटा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जैसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कृषि के उत्पादन में वृद्धि। भाई हरित क्रांति का यूज़ किया है तो कृषि के उत्पादन में तो वृद्धि होगी। तो हरित क्रांति द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि की गई है। और जितना डेटा सिर्फ यहाँ लिखा है ना, यहाँ कि कृषि उत्पादन सूचकांक इस टाइम में जो इतना था, इस टाइम में इतना हो गया, फिर इतना हो गया, और बस इतना हो गया, इतना डेटा आप लिख देंगे। ये नहीं लिखेंगे विभिन्न फसलों का उत्पादन तालिका 1 में दिया गया है, बस यहाँ तक आप लिखेंगे, सिर्फ यहाँ तक, इतना। वो 2 डेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ याद नहीं करना कि भाई इस वाले साल में ये खाद्यान्न इतना था, चावल इतना, गेहूँ इतना, ज्वार इतना, बाजरा इतना, ये तो याद भी नहीं होगा आपसे इतना, ठीक है। और अगर चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ, तो 2 यहाँ से कर लीजिए और 2 यहाँ से कर लीजिए, इतना कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। 2-2 तो कर ही सकते हो। वैसे भी उसने ऊपर जो लिखे हुए हैं वो 2 ही लिखे हुए हैं, 1-1 लिखा हुआ है। एक उठा लिया इसने 1965 वाला, और एक उठा लिया इसने यहाँ पे 93 से 94 वाला। तो ऊपर वाले डेटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्पादन में जो है भाई वृद्धि देखने के लिए मिली है, जो इस तालिका से हम जो है देख सकते हैं कि 1955 में जहाँ चावल केवल इतना उगता था, 1995 में अब चावल इतना उगता है। 1955 में जहाँ गेहूँ पहले इतना उगता था, अब हरित क्रांति को अपनाए जाने से अब इतना है। ज्वार पहले इतना था, अब इतना है। बाजरा पहले इतना था, अब इतना है। तो दालें पहले इतनी थी, अब इनकी प्रोडक्शन इतनी है। तो सभी फसल के मामले में, फूड क्रॉप्स के मामले में आप देख लो, सारी फूड आइटम्स के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है। और ये केवल हरित क्रांति की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं पर पड़ा है। इसके दूसरे चरण में यह अन्य नकदी फसलें जैसे जूट, कपास, गन्ना, इस पे भी अपनाया गया। इसमें भी जो है हमको वृद्धि देखने के लिए मिली गई। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। इसके 2 टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है। पहले हमने इसको सबसे पहले 1966 से हमने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो पहले तो इसको केवल गेहूं और चावल पे अप्लाई किया गया था कि चल इस पे अप्लाई करके देखते हैं। कोई भी चीज़ होती है पहले उसका अप्लाई, जैसे मान लो वैक्सीन आई है, ऐसी थोड़ी सबके लगा दी, ले भाई लगा दे आते ही। पहले इसको टेस्टिंग की गई ना उसकी, पहले एक बंदे पे अप्लाई किया गया कि चल इस पे लगा के देखते हैं इस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। जब हाँ लगा, इफेक्टिव है, तो पूरे देश में लगा दी। तो ऐसे ही पहले इसको गेहूँ और चावल पे अप्लाई करके देखा गया कि अगर मैं गेहूँ और चावल पे इसको अप्लाई करता हूँ, 88 टन की प्रोडक्शन होती थी, सिर्फ 88, और आज वो प्रोडक्शन 626 लाख टन है, 626 लाख। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और आज हमारे पास गेहूं के, चावल के भरपूर मात्रा में बफर स्टॉक अवेलेबल है। तो पहले तो यहाँ अप्लाई किया गया, यहाँ में रिज़ल्ट दिखा। जब हमें यहाँ पे रिज़ल्ट दिखा तो फिर हमने इसको कहते हैं कैश क्रॉप्स।
कैश क्रॉप्स हैं ये, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन। तो पहले कितनी होती थी, इतनी, और अब देखिए अब कितनी हो रही है, इतनी। ये डेटा बेटा लर्न करना पड़ेगा 2, ये सिर्फ ये वाला, चाहो तो ये वाला काट दीजिएगा, और अगर ये वाली तालिका छोटी है, ये वाला आप करना चाहते हो ये कर सकते हो। कपास पहले इतना होता था, अब इतना हो गया, ये 4 होता था, अब इतना हो गया। टन में बात चल रही है, ये कहीं सोचो 7 4 क्या है। तो ये वाला डेटा आप लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अच्छी देखने के लिए मिलेगी परफॉर्मेंस भी। तो हरित क्रांति की प्रगति का एक मोटा अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन भूमि की मात्रा जो है बढ़ी है। निसंदेह इसे भूमि क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। इसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। इसको आप लिखेंगे, इसको आप जो है दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे डाल सकते हो। पहला पॉइंट में आप डालोगे कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब कृषि के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कह रहा है एरिया के अंदर जो है वो भी इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है। पहले एरिया इतना था, अब एरिया इतना है, फिर इतना है और फिर इतना है। एरिया के अंदर कैसे इंक्रीमेंट हुई है? पहले क्या होता था, पहले किसान एक फसल को उगाता था, फिर भूमि को कुछ समय तक खाली छोड़ देता था, ठीक है, ताकि उसका उपजाऊपन दोबारा आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ता। अब किसान को भूमि को खाली नहीं छोड़ना पड़ता, उसी टाइम पे उसको परती छोड़ना कहते हैं। परती छोड़ना, परती छोड़ने का मतलब है जब एक फसल उत्पादन हो गया, काट ली, तो भूमि को कुछ समय खाली छोड़ दो। लेकिन अब किसानों का टाइम बचता है, अब किसानों को अपनी भूमि को खाली नहीं छोड़ना पड़ता। काटा, दूसरी फसल उगा दी, तो इससे क्या हुआ, भूमि के क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है। और हरित क्रांति की वजह से एक ही मल्टीपल क्रॉप्स में अब जो है वो डील करता है। तो ये है सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद जो है इसने दूसरा पॉइंट लिखा है। पहले पॉइंट में इसने लिखा था कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरे पॉइंट में लिख रहा है, दूसरे पॉइंट में लिख रहा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। बेटा दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। पहला वर्ड है उत्पादन और दूसरा वर्ड है उत्पादकता, ठीक है। उत्पादन और उत्पादकता में क्या फ़र्क होता है, पहले आप ये समझिए। उत्पादकता का मतलब है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक जब पहले देखिए हम इसको पढ़ते हैं, कह रहा है कृषि उत्पादकता में हरित क्रांति के प्रभाव में भारी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता का सूचकांक जो है, कृषि उत्पादकता का सूचकांक जो 1970 में इतना था, अब वो बढ़कर इतना हो चुका है। एक संतोषजनक इसको जो है हम एक संतोषजनक उपलब्धि जो है की जा सकती है। कृषि उत्पादकता हरित क्रांति के प्रभावों को इसको छोड़िए। देखिए उत्पादकता का मतलब ये है कि पर हेक्टेयर हम पहले जितनी प्रोडक्शन करते थे, अब हम जो है पर हेक्टेयर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। पर हेक्टेयर का मतलब मान लीजिए हमारे पास ये 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। पहले हम इस 1 एकड़ एक ज़मीन पे 10 टन की प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब हमने अपनी टेक्नोलॉजी के सुधार किया, जो भी कमियां थी, अब हम उसी 1 एकड़ ज़मीन पे अब हम जो है 20 टन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर लिया है, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है ना इंक्रीज़ कर लिया है, उत्पादकता को बढ़ाया है। तो हरित क्रांति का प्रभाव खाद्य फसलों पर जो है वो सार्वजनिक पड़ा, उसमें भी गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और पर हेक्टेयर का जो उत्पादन है वो इतने से बढ़कर वो इतना हो चुका है। गेहूं का उत्पादन पर हेक्टेयर इतने से इतना हो चुका है, चावल का इतना हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बात किसकी करनी है उत्पादकता में, पर हेक्टेयर की, कि भाई पहले पर हेक्टेयर हम इतनी प्रोडक्शन करते थे, अब इतनी प्रोडक्शन करते हैं। सभी फसलों की पर हेक्टेयर पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई। सभी खदानों की उत्पादकता पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बाद किधर इतनी थी, अब इतनी हो गई। तो ये मैंने क्वेश्चन बाद में इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है, डेटा का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैं इसको लेके बैठ जाता, फिर यहाँ पे चावल की बात आ रही है कि भाई चावल पहले इतना था फिर इतना हो गया। तो यहाँ पे बेटा आपको डेटा का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मजबूर हैं, यहाँ पे आप बिना डेटा के यूज़ किए लानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डेटा आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आ रही है बात अंजलि समझ में? वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हरित क्रांति क्या है,
हरित क्रांति के लाभ बताइए, इसकी सीमाएं बताइए, इसको दूर करने के सुझाव बताइए। ठीक है, ये जो है ये वाला ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं इसको आप छोड़ के चले जाओ। बोला है मैंने कैसे करना है, कैसे क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है, कहाँ गई? बाकी जो है इसके अंदर चौथा तो आप छोड़ सकते हो। क्या? हाँ बेटा, डायरेक्ट ही पूछेगा। ये यंत्रीकरण वाला नहीं पढ़ना है, ये आप छोड़ सकते हो, यंत्रीकरण वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ सकते हो। उसके बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे पहला। एक बार ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये वाला देख लीजिए बेटा। अलग अलग तरीके की क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, अभी तक आपने तो केवल हरित क्रांति पढ़ी है, लेकिन जितने कलर होते हैं ना उतनी क्रांतियाँ, ये समझ लो। सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, बहुत क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है कि भाई पीली क्रांति क्या होती है, ठीक है, ये श्वेत क्रांति क्या होती है, इसको सफ़ेद क्रांति कहते हैं, इसको पीली क्रांति कहते हैं। अब और एक है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये सब क्या है, इसको समझिए। देखो, पीली क्रांति, पीली, आपको ये पता होना चाहिए किस क्रांति का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि पीली क्रांति का जो ऑब्जेक्ट है ना, कह रहा है हरित क्रांति ने खाद के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो अर्जित करी है। कृषि क्षेत्र में इस अनुसंधान और विकास की अगली कड़ी पीली क्रांति है। इसी के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 23 राज्यों के इतने जिलों में शामिल है। ये उपलब्धि खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि रही है, इसलिए इसे पीली क्रांति कहते हैं। और पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हमारा देश खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो पीली क्रांति, इसका अब आप नाम सोचो, इसका नाम पीला क्यों पड़ा? इसका नाम पीला इसलिए पड़ा क्योंकि ये रिलेटेड है तेल और तिलहन के उत्पादन से, तेल और तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम पीली क्रांति है। इसी तरीके से जो ये नीचे वाला है, इसको सफ़ेद क्रांति कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या सफ़ेद क्रांति। अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दूध से, ये रिलेटेड है दूध से, और दूध का कलर होता है सफ़ेद, इसलिए इसको सफ़ेद क्रांति कहते हैं। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, देखो सीधा लिखा हुआ है, दूध के उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या सफ़ेद क्रांति कहते हैं उसको। तो जो जिस वस्तु का कलर है, दूध है तो सफ़ेद है, तेल तिलहन है तो पीली है, कृषि है, हरी भरी घास है तो वो हरित क्रांति है। तो हर जो भी क्रांति का नाम वो पूछ रहा है ना, वो क्रांति जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी से ही रखा गया है। तो 1964 में देश में जो है क्या किया गया, श्वेत क्रांति को अपनाया गया, जिसके अंदर हमने जो है क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक हमने सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है वो चलाया गया, जिसके अंतर्गत बेकार लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको कुछ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको अलग से शॉर्ट नोट दे दूंगा। यहाँ तो बेकार लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, आप समझ नहीं पाओगे इसको। ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये मैं भेज दूंगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सफ़ेद क्रांति आ सकती है, पीली नहीं आ सकती, इतना कोई ख़ास नहीं है। एवरग्रीन भी छोड़ दीजिए। हरित क्रांति, पीली क्रांति और सफ़ेद क्रांति, ठीक है। श्वेत के बारे में मुझे बता देना, मैं अभी फ़ोटो भेज दूंगा आपको, उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। ये क्या है, ये गुजरात के अंदर प्रोडक्शन, गुजरात इसका ओरिजिन है, गुजरात से इसको जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दूध के प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट के लिए जिस कार्यक्रम को, जिस क्रांति को अपनाया गया है, उसको हरित क्रांति
श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। बस इतना बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं।